हेलो डियर सीटेट एस्पिरेंट। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए, आज ये जो क्लासेस है आपकी सीटेट की क्लासेस हम स्टार्ट कर दिए हैं। जैसा कि आप सभी का कहना था कि मैम सीटेट की क्लासेस स्टार्ट करिए, तो आज से आपकी सीटेट की क्लासेस स्टार्ट है। लेकिन ये जो क्लासेस है ये सीटेट 6 to 8 में जो SST की क्लास है वो चल रही है। तो यहाँ से हम सबसे पहले कौन सी क्लास पढ़ेंगे? जो आपकी हिस्ट्री की क्लास है हम उसे पढ़ेंगे, और ये हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, NCERT का है। इसके बाद हम जियोग्राफी पढ़ेंगे। यहाँ से आपको 30 नंबर के आते हैं। उसके बाद जो आपका पेडागोजी होगा उसको हम क्वेश्चन के थ्रू कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। ये हमारा पहला चैप्टर है, इसमें कम से कम आपको 10 से 12 चैप्टर है। ये आपका जो चैप्टर है ये क्लास 6 से हमने लिया है। पहले हम क्लास 6 का चैप्टर लेंगे सारा, फिर 7 का लेंगे और 8 का, मतलब 6, 7, 8 की NCERT हम पूरा कवर करेंगे। तो आइए हम फटाफट से देखते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट मेन पॉइंट है उसे हम हाईलाइट किए हुए हैं, और उसे को हम ध्यान से देखते चले जाएंगे, और बाकी हम फटाफट से बस ऐसे रीड करते जाएंगे। तो देखिए, पहला चैप्टर आपका क्या है कि क्या, कब और कहाँ, कैसे। पहला देखिए, इस चैप्टर में कौन है? रसीदा है। रसीदा क्या करने बैठी है? अखबार पढ़ने बैठी है, मतलब कि अखबार पढ़ रही थी। तो अचानक से उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। मतलब अखबार में आप देखते हैं कि ऐसे लाइनें, हेडिंगें होती हैं, सुर्खियाँ होती हैं, तो उस पर इसकी क्या हुई? निगाहें पड़ी 100 साल पहले। मतलब उस पर क्या हेडिंग था? 100 साल पहले। अब वो क्या हुआ कि इन्होंने ये सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि कितने वर्ष पहले क्या हुआ था। अब इसके दिमाग में ये घूम रहा है कि कितने वर्ष पहले क्या हुआ था। अब इसी का पता लगाने के लिए ये पूरे चैप्टर का सार दिया है। इस चैप्टर में हम आपको बता दें कि इस चैप्टर में आपका क्या है, जैसे ईसा पूर्व, ईसवी पूर्व और पुरातात्विक, और भारत को हम क्या कहते हैं, मतलब इस तरीके का सारा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है उस तरीके का क्वेश्चन इसमें से बनेगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे पता लगाएं। आइए हम शुरू करते हैं चैप्टर को। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है? अब हम देखते हैं क्या है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? देखिए, अतीत के बारे में कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम अखेटको शिकारियों, देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि अखेटकों को क्या कहते हैं। तो क्या अखेटक मतलब क्या होता है? आपका शिकारी होता है। शिकारियों, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हमने हाईलाइट किया है यहाँ से यहाँ तक। अब इसको ध्यान से पढ़िएगा। पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारिकों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, गीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन से गीत गाते थे। अब आइए हम देखते हैं यहाँ पर लोग कहाँ रहते थे। पहला है मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में। पृष्ठ 2 में आपका एक मानचित्र दिया गया है, में नर्मदा नदी का पता लगाओ। ठीक है, अब इसके पहले आपका यहाँ पर हम दिखा देना चाहते हैं। पृष्ठ 2 में आपको एक नीचे इसके ही दिया गया है, ये यहाँ पे आपको नर्मदा नदी का पता लगाना है। तो नर्मदा नदी आपका कहाँ पर है, यहाँ पर आप सभी देखेंगे, हम इस तरीके से लगा दे रहे हैं, आप देखिए। अब खोजिएगा इसमें नर्मदा नदी कहाँ पर है। तो देख लेते हैं हम, आपकी नर्मदा नदी देखिए यहाँ पर है, विंध्य पहाड़ियाँ, सतपुड़ा नदी, ताप्ती नदी, सोन नदी, और ये आपकी नर्मदा नदी आ गई। अब यहाँ पर आइए देखते हैं इसके बारे में कहना क्या चाहता है। चलिए देखिए क्या कहना चाहता है कि कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहे हैं। यहाँ रहने वाले अधिकांश लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल एवं अन्य उत्पादकों का यहीं से संग्रह किया करते थे। ये जानवरों का आखेट भी करते थे। अब देखिए, जानवरों का आखेट कौन करता था, ये पूछ सकता है। यह जानवर आखेट मतलब क्या होता है? तो क्या होता है? शिकार होता है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो गया। अगला क्या है कि अब तुम पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। अब देखिए, अब यहाँ से आपको पता चल जाता है कि पश्चिम में हमारी क्या है? सुलेमान है और किरथर पहाड़ी है। ठीक है, पश्चिम में कौन कौन हमारी पहाड़ी है? सुलेमान और किरथर पहाड़ी है। इसी क्षेत्र में ऐसे स्थान है, ठीक है, कहाँ पर? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ लगभग 8 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसल का उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैलों जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे,
उत्तर पूर्व में गारो। देखिए उत्तर पूर्व में क्या है, ये जहाँ पर हमने आपको हाईलाइट किया है उसे याद रखिएगा। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में क्या है, विंध्य पहाड़ी है का पता लगाओ। ठीक है, उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ी का आपको पता लगाना है और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ठीक है, ये कौन अन्य क्षेत्र है जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया? वे स्थान विंध्य स्थित उत्तर में स्थित है, विंध्य के उत्तर में। ठीक है, सबसे पहले चावल जहाँ उपजाया गया वह स्थान कहाँ है, विंध्य के उत्तर में स्थित है, ये आप याद रखेंगे। अब अगला ये हम देखते हैं क्या है हमारा। देखिए यहाँ पर इस तरीके की देखिए नदी है, पहाड़ी है, सब कुछ यहाँ पर आपके इसमें मानचित्र में दिया गया है। अब देखिए क्या है, मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाइए। मतलब मानचित्र की सहायता से कहा गया है कि सिंधु और इसकी नदी का पता लगाना है। देखिए इसमें बस थोड़ा बहुत नदी और इस तरीके के क्वेश्चन है। इसके जो दूसरा चैप्टर है वहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको आएगा। चलिए देखते हैं, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी मिल जाती है। पूछ सकता है कि सहायक नदी किसे कहते हैं, जो एक बड़ी नदी से मिल जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, सहायक नदी कहते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ आरंभ नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 25 वर्ष पूर्व हुआ था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि गंगा व इसकी सहायक नदी के किनारे समुद्र तट इलाकों नगरों का विकास कितने वर्ष पूर्व हुआ था, तो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा तथा इसकी सहायक नदी कौन है, सोन नदी। ठीक है, पूछ सकता है कि गंगा की सहायक नदी कौन है, तो सोन नदी है, इसका आपको पता लगाना है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, ठीक है, प्राचीन काल में क्या था, मगध, लेकिन वर्तमान में बिहार में नाम से जाना जाता था। इसके शासक क्या थे, बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के हिस्सों में ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। ठीक है, लोगों ने सदैव उप महाद्वीप के एक हिस्से दूसरे हिस्से की यात्रा की। कभी कभी हिमालय पर ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भी रहती थी। अब देखिए यहाँ पर पहले सबसे पहले हम ये ऊपर देख लेते हैं जो हाईलाइट किए हैं। देखिए मानचित्र 1 में क्या है कि दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देश को दर्शाता है। जो हमारा दक्षिण एशिया है वो किस किस देश को दर्शाता है, आप मानचित्र को देखेंगे तो किसको दर्शाता है, आधुनिक भारत को, पाकिस्तान को, बांग्ला। पूछ सकता है क्वेश्चन में आपको कि दक्षिण एशिया किस किस देश को दर्शाता है। तो देखिए इतने सारे देश हैं, आधुनिक भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, ईरान है, चीन है और म्यांमार है। ये पड़ोसी देश को क्या करता है, ये दर्शाता है। अब हम आते हैं जो हमारा दक्षिण एशिया एक छोटा महाद्वीप से छोटा है। दक्षिण एशिया क्या हमारा एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया में समुद्र, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बांटे होने के कारण ये उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब पूछ सकता है कि जो हमारा दक्षिण एशिया है वो किस कारण उपमहाद्वीप कहा जाता है, किस कारण कहा जाता है, क्योंकि एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों में बटे होने के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। यहाँ पे हम छोड़ देते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ है नहीं, ये यात्रा के बारे में कुछ चीजें ऐसी दी गई हैं। अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए अब देखिए कहा है कि आप एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखिए। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती हैं। हालांकि लोगों के लिए सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। उन्होंने सोचा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ भी लोग यहाँ आए और यहाँ पर क्या हुए, बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति, परंपरा समृद्ध किया। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ की भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे को अपनाते रहे। अब देखिए देश के नाम यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है देश के नाम से। तो चलिए देखते हैं क्या है। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। हम अपने देश के लिए क्या करते हैं, इंडिया और भारत जैसे नाम का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, किससे निकला है, इंडस से निकला है। पूछ सकता है कि इंडिया शब्द किससे निकला है, इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है, सिंधु कहा जाता है। ठीक है, अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। पूछा है कि जो आपका एटलस है उसमें ईरान और यूनान का पता लगाइए आप। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर दक्षिण में की ओर से आने वाली यूनानियों ने सिंधु को हिदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक है, पूछ सकता है कि किसने
हिदोस, इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि समूह के लिए किया जाता है। देखिए, भारत नाम का प्रयोग जो है वो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। ठीक, पूछ सकता है कि भारत नाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, तो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। अब पूछ सकता है कि इस समूह का प्रयोग किस वेद में मिलता है, तो आपके ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। हम आगे चलते हैं। क्या हमारा, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे हमने आपको हाईलाइट किया है। अब देखिए, अतीत के बारे में हम कैसे जानते हैं, कैसे जाने, ये बताया कि अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। पूछ सकता है कि हाथ से लिखी गई पुस्तक हाथ से लिखे होने के कारण क्या कहलाती है, तो पांडुलिपि कहलाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा आप सभी। अब अगला है कि ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजन पत्र पर लिखी मिलती है। अब देखिए, पूछ सकता है कि जो पांडुलिपियां होती हैं वो किस पे लिखी हुई मिलती हैं, तो किस पे लिखी होती हैं कि ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़। पूछ सकता है किस पेड़ से मिलती है, तो किस पेड़ से, भूर्ज नामक पेड़ से, की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी मिलती है। अब देखिए, ये एक तरीके से ये पांडुलिपि आपका है, ये लिखा गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए, पांडुलिपि के बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। ये जो पांडुलिपि आपको दिख रही है, किताब बनने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भूर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। देखिए, ये भूर्ज नामक पेड़ से बनी हुई पांडुलिपि है, ये आप देख सकते हैं। और ये किस पर बनी है, ये ताड़ का जो ताड़ के जो पत्ते होते हैं उस पे होता है, लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। देखिए, इतने वर्ष में इनमें से कई पांडुलिपियां कीड़े खा लिए तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि विज्ञान आदि प्रकार के सभी विषय में चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त यहाँ हमारे महाकाव्य, कविता तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में। ठीक है, देखिए, जो पांडुलिपि हमारी होती है, कई तो संस्कृत में लिखी मिलते हैं, लेकिन अन्य हो क्या होते हैं, प्राकृतिक और तमिल में। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, उस टाइम में आम लोग प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। अब हम अभिलेख के बारे में देखते हैं। देखिए, अभी हम पांडुलिपि के बारे में देखें। अब अभिलेख क्या है, अभिलेख क्या होता है, एक कठोर धातु होता है। ठीक है, पत्थर होता है अथवा कोई धातु होता है जो अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। मतलब जो कठोर सतह होता है उस पर लिखा हुआ मिलता है। कभी कभी शासक अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे, मतलब जो पहले के शासक थे वो इसी तरीके से लिखवाते थे। ठीक है, ताकि उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। आप देखेंगे कि जो अशोक द्वारा लिखा गया पत्थरों पे चीज़ें अलग अलग अभिलेख हैं, आप उनसे भी देख सकते हैं। कहीं कहीं आप घूमने जाते होंगे जहाँ पे अशोक के अभिलेख लिखे हुए हैं, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा इसका पालन कर सके, इस तरीके से लिखवा कर क्या करते थे, दीवालों में चिपका देते थे, या कहीं उनको क्या करते थे, अगर वजन पत्थर रहता था तो वहाँ पे उसको खड़ा कर देते थे। ठीक है, कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उनके कार्य का जो विवरण है उसको उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा करते थे। मतलब जो पहले के शासक थे वे अगर जहाँ पर जीत जाते थे उसका लेखा जोखा इस लिपि में करते थे और उसी जगह जगह पर चिपकवा देते थे। जैसे अशोक है, अपने अलग अलग चीज़ों को लिखा है और अलग अलग जगहों पर उसने चिपकवा दिया है, तो अब इस तरीके से ये भी है।
देखिए यहाँ पर अशोक के बारे में भी कुछ दिया गया है, आइए हम देख लेते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। ठीक है, यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण कराया गया। देखिए ये अशोक का ही है और यह शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगी। अब अशोक का जो अशोक शासक है इसके विषय में हम अध्याय 7 में पढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ पर क्या होता है कि तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपि अक्षरों तथा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं, या पहले हम क्या करते थे, लिपि का प्रयोग करते थे, लेकिन हम भाषा का प्रयोग करते हैं अभी। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी, आरामेइक नामक दो विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। ये किस भाषाओं में है, यूनानी और आरामेइक। ठीक है, इन भाषाओं में है। अब चलिए हम अगला देखते हैं, हाईलाइटेड जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी, मतलब जैसे आपकी पांडुलिपि हो गई और ये अभिलेख हो गया, इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, आपका पुरातत्वविद कहलाता है। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ से पूछ सकता है कि जो अतीत में प्रयोग लाई जाती थी वस्तुएं, उसका अगर जो अध्ययन करता है उस व्यक्ति को हम अध्ययनकर्ता को या उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों और अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, पुरातत्वविद क्या करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, आपको बता देते हैं। पत्थर और ईंट से बनी इमारतों और अवशेषों, चित्रों एवं मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अवशेषों, मूर्तियों का अध्ययन कौन करता है, तो कौन करते हैं, पुरातत्वविद करते हैं। अब देखिए औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषण तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की, पकी मिट्टी और कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाले होते हैं, और ऐसे तत्व क्या होते हैं, कठोर होते हैं तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। ठीक है, इस तरीके से बना के लिखते हैं ताकि ये जल्दी नष्ट न हो और ये बहुत दिन तक चले। देखिए पुरातात्विक जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। जो हमारे पुरातत्वविद होते हैं वो क्या ढूंढते हैं, जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों को ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलता है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। ठीक है, और वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। जो वनस्पति के अवशेष होते हैं आप सभी को पता है कि बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के कोई टुकड़ा भी हो तो वो जले हुए रूप में बचे रहते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा, तो क्या पुरातत्वविद को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे, तो आप ये बताएंगे। क्वेश्चन है कि जो बहुधा कपड़े होते हैं क्या उसके भी अवशेष मिलते होंगे। देखिए पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञान जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, स्रोत शब्द का। पूछ सकता है कि पांडुलिपि, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार किसका प्रयोग करते हैं, तो आप सही उत्तर बताएंगे, स्रोत का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इतिहासकार किन्हें कहते हैं, जो अतीत का अध्ययन करते हैं, उन्हें हम इतिहासकार कहते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। जैसे ही हमें स्रोत प्राप्त होता है तो हमें अतीत के बारे में पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई मानव की अस्थि पा गए, मानव के ये उंगलियों की अस्थियां पा गए आप। ठीक है, अब ये पा गए तो अब इसके बारे में पढ़ना आपके लिए बहुत रोचक हो जाएगा, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम क्या करते हैं, धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह और जो सभी स्रोतों का प्रयोग सराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखिए अतीत एक या अनेक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब बस आपका ये खत्म होने वाला है चैप्टर, तो हम एक बार अतीत के बारे में पढ़ लेते हैं। आइए देखते हैं, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक में हमारे अतीत पर ध्यान दिया। अभी हम इसके पहले पढ़ाए हमारे अतीत, यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोग इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन, राजाओं तथा रानियों के जीवन से, व्यापारियों का जीवन, शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। ठीक है, इन सारे के जीवन क्या थे, अलग अलग थे, सबके अलग अलग भिन्न भिन्न जीवन थे। जैसा कि हम अभी देखते हैं, समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग व्यवहार, रीति रिवाज का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज, अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका, अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है जो अंडमान द्वीप के लोग होते हैं अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं,
तो जो अंडमान द्वीप के लोग होते हैं वो अपने भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके और फल फूल के संग्रह से प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग क्या करते हैं, खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इसी तरह से भेद अतीत में विद्यमान थे। और इसी तरीके से जैसे अभी अंडमान द्वीप के लोग अलग तरीके से भोजन करते हैं, शहर के लोग अलग करते हैं, तो इसी तरह हमारे अतीत में भी था कि वो लोग भी अलग थे। इसके अतिरिक्त अन्य तरह का भेद है, इस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, ये भी आपका एक भेद हो गया। हम उन शासकों तथा उन द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों में काफ़ी कुछ जानते हैं, आप भी जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्रह, कृषक, पशुपालक, आम आदमी के बारे में हम ऐसा लेखा जोखा नहीं रखते थे, क्योंकि अपना लेखा जोखा नहीं रखते थे तो उनके बारे में हमें नहीं पता कि वे कैसे रहते थे। और जो हमारे राजा रानियाँ थे वे सब अपने लेखा जोखा रखते थे, तो उनके बारे में हम पढ़ के पता लगा सकते हैं। और देखिए पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन जानने में मदद मिलती है। जो हमारा पुरातत्व है इसी की सहायता से हम उनके जीवन के बारे में हम जानते हैं और हमें सहायता मिलती है। हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष बचा हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम सभी चीज़ों को जान चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं तिथियों का मतलब। अब देखिए पहले क्या चलता था, तिथि चलता था, तो इस तिथि का मतलब क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। देखिए अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद इस दिन, तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000, इसी तरह के कोई और वर्ष बता दोगे। आप सभी को पता है, हमसे कोई तिथि पूछे तो हम कहेंगे 30/12/2023 या कुछ इस तरीके से हम चीज़ें बताते रहेंगे। लेकिन वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक, जो ये वर्ष की गणना होती है ये ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ठीक है, अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य आप सभी जानते हैं, जैसे हम कह देते हैं ना 2023 या 2000, तो इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य है कि मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। जो ईसा मसीह थे उनके जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां, जितनी भी तिथियां आपकी हैं, वो ईसा से पहले के रूप में मानी जाती हैं। इस पुस्तक से हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व तिथि का उल्लेख करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतिहास और तिथियां। देखिए अंग्रेजी में क्या लिखते हैं हम, बीसी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बीसी। तो हिंदी में पूर्व का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ईसा पूर्व होता है, बिफोर क्राइस्ट का मतलब ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हम क्या लिखते हैं, एडी भी लिखते हैं। ठीक है, हिंदी में ई लिखते हैं और इंग्लिश में एडी लिखते हैं। तो यह इसका फुल फॉर्म क्या होगा, एनो डायमिनी नामक दो लैटिन शब्द से बना है। ये किससे बना है, एनो डायमिनी नामक दो लैटिन शब्द से बना है, तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। एडी का मतलब क्या है, जन्म से वर्ष है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता भी है आपको। कभी कभी एडी की जगह हम एक बार आपको थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आप चीज़ें सही से पढ़ पाएँ। चलिए देखिए कभी कभी क्या होता है, एडी की जगह हम सीई या बीसी की जगह हम बीसीई का प्रयोग होता है। तो सीई अक्षर का प्रयोग कॉमन एरा और बीसी का प्रयोग का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। ठीक है, बीसी का हम बिफोर कॉमन एरा और बीसी का हम कॉमन एरा। ये आपका हो गया। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है। ठीक है, अंग्रेजी के बीपी, तो जिसका तात्पर्य क्या है, बिफोर प्रेजेंट, मतलब वर्तमान से पहले। देखिए ये जितना है ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम इसको हटा देते हैं और इन्हें आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि आपका बीसी का प्रयोग क्या होता है, ईसा पूर्व क्या होता है, हिंदी में ई का प्रयोग क्या होता है या एडी का प्रयोग क्या होता है, डोमिन किसके लिए बना है, क्या है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये आपको सुमेलित करना है और ये आप खोज के अपने से खुद से करिएगा, सुमेलित करिएगा कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। नर्मदा नदी, मगध, गारो पहाड़ियाँ, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, गंगा घाटी। देखिए अब ये जो दिया हुआ है कभी कभी यही सेम उठा के आपके क्वेश्चन में पूछ देता है, तो आप इसे क्या करेंगे कि आप इसे एक बार मिलाएंगे। अगर नहीं मिलाते तो मैं अगली क्लास में आपको ये करवा दूंगी। तो देखिए आज ही आपका जो चैप्टर था ये खत्म हो गया चैप्टर। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, देखिए
कुछ तिथियां हैं उसके बारे में देख लेते हैं। इसको एक बार दोहरा लीजिएगा। कृषि का आरंभ कितना हुआ? 8,000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। और वर्तमान लगभग क्या हुआ था? 2000 वर्ष पूर्व। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। अब इसके बाद आएगा दूसरा चैप्टर। इसमें कुछ नहीं था, बस आपको ये पूरा तद्वित कौन होते हैं ये पता करना था। ठीक है, इस चैप्टर में। और ये जो तिथि है ये सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का है, ये करिएगा आप सभी। और जो एक दो पहाड़ियों के नाम है वो एक दो आप याद रखिएगा। फिर अगले चैप्टर से अब कहानी शुरू होगी आपकी, तो हम अगले चैप्टर से आपको कल बताएंगे कि अगले चैप्टर में क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम देखिए ज्योग्राफी की भी क्लासेस लेके चलेंगे। अब जो कमेंट करेंगे उस तरीके से हम क्लासेस लेके चलेंगे, और टाइम मिलेगा तो आपको CDPV की क्लासेस चलेंगी। तो थैंक यू एवरीवन आप सभी को। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पे प्लीज़ कमेंट आप सभी किया करिए, और वीडियो को लाइक भी किया करिए आप सभी, और शेयर भी किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए हम चीज़ों को बताते हैं आप सभी को, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अलग अलग से कमेंट करते हैं, तो अच्छी बात है आप कमेंट करिए, नो डाउट। लेकिन हाँ, किसी को कमेंट करिए तो आप सोच के करिए कि वो कमेंट आपको लगे तो आपको कैसा फील होगा। और ठीक है, कमेंट करिए, अच्छा बुरा जो भी है। मैं सारे कमेंट को पॉजिटिव लेती हूँ, मैं किसी कमेंट को नेगेटिव में नहीं लेके जाती हूँ। और बाकी आपकी सारी थिंकिंग है, आपको जैसे कमेंट करना है आप कर सकते हैं।